सर, आपने जैसा कि बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपसे कौन सी मिस्टेक्स हुई जिनकी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरा यही मानना है कि जो यूपीएससी में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, जैसे कि प्रीलिम्स में अपना सीसेट क्वालिफाइंग हो गया है और मेंस में अपना इंग्लिश और हिंदी, इसको ऑल्दो आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वही सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है, इसलिए उसको भी आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। कि सर जब लास्ट मिनट प्रिपरेशन का होता है, जैसे कि एग्जाम हमारा कल है या फिर आज एग्जाम है, तो उस टाइम सर हमारे मन में काफी सारा ये होता है, शंका होता है कि हमारा होगा नहीं होगा, डर लगता है। तो सर उस चीज से कैसे दूर रहा जाए। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया। जी सर। तो इंटरव्यू में क्या रहता है कि आपकी जो बेसिक प्रोफाइल है उसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, हम लोग जो फॉर्म भरते हैं जी। उसके ऊपर से वो पूछते हैं कि भाई आपकी हॉबी क्या है, आप कहाँ से आए हैं, जहाँ से आए हैं तो उनकी न्यूज उस जगह की जहाँ से आपका बर्थ प्लेस है, आपके पास लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको किताबें पता है कौन सी हैं। तो आपने कुछ भी शुरुआत करने से पहले, एग्जाम की शुरुआत करने से पहले आप ये लिख लें कि मुझे एक साल में, आने वाले साल में कौन सी किताब से क्या क्या पढ़ना है, और ये करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे किताबों के अलावा क्या क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये मैगजीन पढ़नी है, जो भी करना है आप लिख लें और उसके बाद टाइम फ्रेम सेट कर दें। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, ये सब आप जब प्लान करते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य आप ये रखें कि मुझे वो जो लोग क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्रिमिनल गैंग्स को देखकर उनको अपना आइडियल मान रहे थे, वो फिर लर्निंग को अपना आइडियल मानने लगे, प्रिपरेशन करने को अपना आइडियल मानने लगे, और उसकी वजह से देखा गया कि क्राइम रेट 30-40% से कम हुआ। जय हिंद दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं और आपके जिले में लगातार क्राइम हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ज्यादातर लोग अपने जिले में जो पुलिसिंग है उसको स्ट्रिक्ट करेंगे ताकि जो अपराधी हैं उनके मन में पुलिस का डर बैठे और वो क्राइम ना करें। परंतु आज के इस वीडियो में सर हमारे साथ हैं और सर का मानना कुछ और है। सर समझते हैं कि आप जिले में पुलिसिंग को तो स्ट्रिक्ट कीजिए ही, साथ साथ अपराधी को शिक्षित भी कीजिए ताकि वो अगली बार अपराध ना कर पाए। हमारे साथ हैं 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी लोहित मतानी सर, जिनके साथ आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। सर एक शालीन व्यक्तित्व के इंसान हैं और एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। साथ साथ सर एक राइटर भी हैं। सर ने यूपीएससी संबंधित कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, जिनके बारे में वीडियो में हम आगे चर्चा भी करेंगे। हम समझेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आप आगे आए। सर हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमें संक्षेप में कुछ बता दें। संक्षेप में बताने के लिए मैं 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ जी। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा, यूपीएससी का एग्जाम देने से पहले मैंने बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री कोर्स किया था आईआईटी बीएचयू से। उसके बाद मैंने सर्विस के दौरान एलएलबी परस्यू किया और उसके बाद अभी मैं साइबर क्राइम में पीएचडी भी कर रहा हूँ। बेसिकली महाराष्ट्र कैडर का मैं ऑफिसर हूँ। और जैसे आपने बताया कि नौकरी के साथ साथ मैंने 4 बुक्स भी लिखी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, इंटरनल सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज। तो मेरा पैशन रहता है कि मैं जो स्टूडेंट्स उनको गाइड करूं, उससे रिलेटेड मैंने जो बुक्स लिखी हैं। और प्लस 10 साल मुझे अभी सर्विस में हो चुके हैं। यूनिफॉर्म से मैं काफ़ी अट्रैक्टेड रहता हूँ और इसलिए मैंने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन की। और मेरी ये कोशिश रहती है कि अपने काम के माध्यम से मैं समाज के साथ जुड़ सकूं, जो सोशल इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकूं, और केवल एक क्लोज डोर में बैठकर पुलिसिंग ना करूं, फील्ड पे जाऊं, फील्ड पे जाकर इश्यूज को समझ सकूं और उनको एड्रेस करने का मेरा प्रयास है। जी सर। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर आप सबके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या कि इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी होगी। तो आपके इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए
ओसवाल बुक लेकर आया है इंडियन इकोनॉमी की ये बुक। इसके राइटर हैं फेमस टीचर प्रतीक गुप्ता सर। इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि सर ने बड़े बड़े यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी हुआ है और सर ने काफी सारे सिलेक्शंस भी कराए हैं। पहले तो मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि ये बुक मेनली 2025 के लिए रहने वाली है। इसका मतलब है कि ये बुक 100% अपडेटेड है। इस बुक के अंदर आपको जो भी कंटेंट देखने को मिलता है वो एक फ्लो में मिलता है। फ्लो का क्या मतलब हुआ कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपको देखने को मिलेगा और जो चीजें आपको पहले जाननी चाहिए उसको आपको पहले बताया गया है, उसके बाद उससे रिलेटेड और चीजों को समझाया गया है। इसी बुक के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहने वाले हैं। साथ साथ आपको मॉडल्स आंसर भी इसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, आपको इस बुक के अंदर जगह जगह पे ग्राफ देखने को मिलते हैं, टेबल्स देखने को मिलती हैं, मैप्स देखने को मिलते हैं, फ्लो चार्ट देखने को मिलते हैं। मतलब कि बहुत सी अच्छी चीजें जो हैं इस बुक के अंदर दे दी गई हैं। अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आप इंडियन इकोनॉमी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसका मैं बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सर, आपने यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में कब सोचा? क्या आपने शुरू से ही यूपीएससी के पेपर देने के बारे में सोचा था या फिर आपने बाद में इसके बारे में तैयारी करने के बारे में सोचा? यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में सोचा था जी। फाइनल ईयर में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। फाइनल ईयर के अंत में मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था जो कि 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज मैंने कॉलेज में दिया था जी। उसमें सेकंड स्टेज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने दोबारा दिया और फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। तो बेसिकली मैंने शुरुआत से लेके यूपीएससी देने का मेरा कोई भी विचार नहीं था। जो भी विचार मेरा बना वो कॉलेज में जाके बना। सर, आपने जैसा कि बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपसे कौन सी मिस्टेक्स हुई जिनकी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया? मुख्य मिस्टेक मेरे से ये हुई कि जो यूपीएससी के एग्जाम में जो मेन एग्जाम में 2 क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी क्वालिफाई होना पड़ता है, जिसमें उनमें एक होता है इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज में आपका जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था तो वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो अगर आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं होता है तो बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स फिर जोड़े नहीं जाते। तो मेरे से ये गलती हो गई थी। उस समय पर मैंने बाकी सब पे ध्यान दिया लेकिन जो कंपलसरी मैंडेटरी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट था उस पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने उसकी भी तैयारी की तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरा यही मानना है कि जो यूपीएससी में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, जैसे कि प्रीलिम्स में अपना सीसेट क्वालिफाइंग हो गया है और मेंस में अपना इंग्लिश और हिंदी, इसको ऑल्दो आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वही सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए उस पर भी आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। सर, आपने बीटेक किया है, इसके बाद आपने एमटेक किया, फिर आपने एलएलबी किया और अभी आप पीएचडी कर रहे हैं साइबर क्राइम एंड ट्राइबल लॉ में। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपकी पुलिसिंग में आपको किस तरीके से मदद करती है? देखिए, बीटेक एमटेक तो मैंने यूपीएससी देने से पहले किया था जी सर। जो कि बेसिक अपना एजुकेशन था। बीटेक एमटेक डुअल डिग्री था, ऐसा नहीं बोल सकते कि बीटेक किया फिर एमटेक किया, डुअल डिग्री 5 साल का था। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी अपने पुलिसिंग में मदद करती है। आज की जो पुलिसिंग है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। और दूसरी बात, आपका एक्सपोजर, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग किया है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपकी क्या लर्निंग है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे सोसाइटी को समझने में मदद करती हैं और कहीं ना कहीं मुझे एक बेटर ऑफिसर बनने में मदद करती हैं। जी सर। हाँ, ये बात सही है कि चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, या चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, वो यूपीएससी एग्जाम दे सकता है। तो वैसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी दे सकता है। और किस प्रकार से इंजीनियरिंग उसको यूपीएससी में या फिर पुलिसिंग करने में मदद करती है, इसका तो कोई एक स्पष्ट जवाब नहीं है। लेकिन वो जो मेरा वहां पर 5 साल का लाइफ एक्सपीरियंस था कॉलेज में, वो लाइफ एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा मदद करता है पुलिसिंग में। और दूसरी बात, एग्जाम को क्वालिफाई करने में भी उस लाइफ एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज्यादा मदद किया। ये रह गई बात कॉलेज से पहले की। और उसके बाद जैसे मैंने एलएलबी किया, तो एलएलबी तो ऑफकोर्स पुलिसिंग में एक डायरेक्ट ब्रेड एंड बटर है, लॉ ब्रेड एंड बटर है।
लॉ से रिलेटेड ही हम लोग सारे काम करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है वो। और प्लस साइबर क्राइम आज के टाइम का एक ग्रोइंग क्राइम है। आने वाले समय में सभी प्रकार के क्राइम में एक डिजिटल कंपोनेंट रहेगा, डिजिटल एविडेंस का पार्ट रहेगा। इसलिए साइबर क्राइम को मुझे लगता है कि सभी लोगों ने उसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा पुलिसिंग का। जी सर। सर जैसा कि अभी आपने अपने 4 किताबों के बारे में बताया, तो सर हम चाहेंगे आप उन किताबों के बारे में विस्तार में हमें बताएं और ये भी बताएं कि वो स्टूडेंट के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। पहली किताब तो जो है इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, वो मैंने जो अलग अलग सिविल सर्विसेज है, IAS, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे कुल मिला के 24 सर्विसेज है जो सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट की जाती हैं, उनके बारे में मैंने प्रोफाइल लिखी है। जी सर। उसमें जो सर्विंग ऑफिसर थे उनके ही माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन लेके वो किताब लिखी है। दूसरी किताब इंटरनल सिक्योरिटी है, जो हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर है। और तीसरी किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के ऊपर है, जो स्टूडेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके भी वो काम में आती है। उसी में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम 1 ग्लोबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम 2 इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। सर यूपीएससी एग्जाम में एस्पिरेंट को फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और ये कितनी जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है? देखिए, यूपीएससी एग्जाम में फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। जी सर। कोई वहाँ पे फिजिकल का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता जिसको क्वालिफाई करके आपका रिक्रूटमेंट होगा। जी सर। लेकिन ऑफ कोर्स फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकली फिट रहेंगे तो ही मेंटली फिट रहेंगे, तो ही वो उस प्रकार से मेहनत कर पाएंगे, हार्डवर्क कर पाएंगे। तो बेसिकली योगा करना या रनिंग करना अपने डेली शेड्यूल में से कम आधा घंटा अपने फिजिकल फिटनेस के लिए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ डाइटरी कंट्रोल करना, ये सब चीजें जरूरी है कि आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए, और फ्रेश माइंड से आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। जी सर। सर हमें आपसे जानना एक बात कि सर जब लास्ट मिनट प्रिपरेशन का होता है, जैसे कि एग्जाम हमारा कल है या फिर आज एग्जाम है, तो उस टाइम सर हमारे मन में काफी सारा ये होता है, शंका होता है कि हमारा होगा नहीं होगा, डर लगता है, तो सर उस चीज से कैसे दूर रहा जाए? देखिए, उसमें जो शंका कुशंका आती है, जी। वो कोई एक टिप देने से दूर नहीं होने वाली है। वो पूरी आपके प्रिपरेशन का पार्ट रहता है। और दूसरी बात, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, जी सर। कंप्लीट होगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सब आपने सही से पढ़े होंगे आपके प्लान के अकॉर्डिंग। जितना आपने राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना क्वेश्चन का शंका आपके मन में नहीं आएगी। और दूसरी बात, जो शंका आती है कि होगा कि नहीं होगा, लास्ट मिनट आती है, तो ये लास्ट मिनट तो आती है, लेकिन ये आपको पूरा प्रिपरेशन के टाइम में भी आती रहती है कि होगा कि नहीं होगा। तो उससे फाइट आपको पहले से ही करना पड़ता है, आंसर तो उसके पहले से अपने पास में रखने होते हैं। तो उसका बेसिकली आपको मन में एक बात बिठानी पड़ेगी कि भाई होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए आपका। जो आपकी एस्पिरेशंस खुद से है कि मेरे को अगर सेलेक्ट होना है तो मुझे ये करना है, आपको पता है, और ये करोगे तभी आप सेलेक्ट होने के लायक बनोगे। तो वो एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर अगर आप खड़े उतर गए हो और आपको लगता है कि मैंने जो अपने लिए प्लान किया था मुझे वो करना है, केवल सिलेक्शन होगा चाहे नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हैं, गोल से ज्यादा प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आप हैबिट बना लें। आखिरी दिन में आप एक विचार अपने मन में ले आए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जो पूरा प्रोसेस है, आपको ये अपने आप को बार बार बोलना है कि मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना है, मुझे सीखना है, मुझे सेलेक्ट होना नहीं है, मतलब सेलेक्ट होना है, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए मैं मेरा मूल उद्देश्य वो नहीं है, मुझे बस प्रोसेस के थ्रू जाना है, एंजॉय करना है, मुझे सीखना है। और जो मैंने अपने लिए प्लान किया है, जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, जो मेरे सब गोल्स हैं, उनको मुझे अचीव करना है। और उसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो भी अच्छी बात, नहीं हो जाए तो भी अच्छी बात। इस विचार को अगर आप 1 साल तक, जब तक आपकी प्रिपरेशन है, उसमें अगर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आखिरी टाइम आप रिलैक्स कर पाएंगे,
कूल डाउन रह पाएंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उससे भी अच्छी होगी। जी सर। सर इंटरव्यू में आपका क्या अनुभव रहा? इंटरव्यू में देखिए मेरा अनुभव 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया। जी सर। तो इंटरव्यू में क्या रहता है कि आपकी जो बेसिक प्रोफाइल है उसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, हम लोग जो फॉर्म भरते हैं जी उसके ऊपर से वो पूछते हैं कि भाई आपकी हॉबी क्या है, आप कहाँ से आए हैं। जहां से आए हैं तो उनकी न्यूज उस जगह की जहाँ से आपका बर्थ प्लेस है, या फिर जहां पर आपका कॉलेज था, या फिर अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछते हैं। आपकी जो ग्रेजुएशन हुआ उसके बारे में सवाल पूछ लेते हैं। करंट अफेयर, बेसिक नॉलेज, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में बेसिकली कुछ भी पूछा जा सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपके फॉर्म में लिखा हुआ है और आपसे कनेक्टेड है, और साथ में करंट अफेयर, इस तरीके के सवाल की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपने जवाब दिया है उसके ऊपर से एक और सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि भाई आप जवाब क्या दे रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेगा वो, जी सर। फिर आप फंस जाएंगे। तो जरूरी है कि आप वहां पर ऑनेस्ट रहें, जो आपको लगता है, आपको नॉलेज है उस प्रकार से बोले। नहीं सवाल समझ में आ रहा तो आप मना कर सकते हैं, वो नेक्स्ट सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर आप डिसऑनेस्टली आंसर कर रहे हैं, रैंडम कुछ बोल रहे हैं, तो आपको उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आप उसमें फंस जाते हैं, तो वो वहां पर ध्यान देना जरूरी है। जी सर। सर आप जिस जिले में कार्यरत रहते हैं सर, आप वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जो वगैरह ओपन कराते रहते हैं, तो सर इसके पीछे आपका क्या मानना है, इससे क्या बेनिफिट होता है? देखिए, मैं इससे पहले भंडारा डिस्ट्रिक्ट में एसपी था, 2 साल में वहां पे रहा। जी सर। मेरा ऐसा मानना है कि जो क्राइम करते हैं लोग जी और सोसाइटी में जो लोगों को परेशान करते हैं, बेसिकली देखिए कुछ लोग हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपने अपने में झगड़ते रहते हैं। लेकिन जो सोसाइटी को जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वो नए जो क्रिमिनल्स आ रहे हैं, अपने घर वालों को परेशान करते हैं, आजू बाजू के लोगों को परेशान करते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, कभी ड्रग्स ले लेते हैं, कभी दारू पी लेते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग नए जो क्राइम की दुनिया में आते हैं, यंग लोग, वो सभी वो लोग रहते हैं जो मतलब शिक्षित नहीं रहते हैं, या उनका एजुकेशन की तरफ उनका ना रिस्पेक्ट नहीं रहता है। जी सर। और दूसरी बात, वो लोग 10th पास रहते हैं, 8th पास रहते हैं, 9th पास रहते हैं, किसी भी प्रकार के उनके लाइफ में एस्पिरेशन नहीं होता। ऐसे ही लोग मैंने देखे हैं कि ज्यादा क्राइम की दुनिया में आते हैं। एस्पिरेशन नहीं होता उनको, अपनी लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता उनको, क्या कहते हैं, कुछ दिखता नहीं है सामने कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कोई उनका डायरेक्शन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। तो ये मेरे को बात समझ में आई, ऑल्दो कॉमन सेंस है, तो मैंने इसमें वर्क करना चालू किया। मुझे लगता था कि भाई जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको तो हमको ऑफकोर्स अरेस्ट करना है, जो भी कार्रवाई करनी है रेगुलर पुलिसिंग में करनी ही करनी है, लेकिन नए लोग इसमें नहीं आने चाहिए, और नए लोग नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्राइम रेट कम होगा। इसलिए हमने जो विलेज वाइज आइडेंटिफाई किए विलेजेस जहाँ पर ज्यादा यंगस्टर्स हैं, जहाँ पर ज्यादा लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, वहां पर हमने लाइब्रेरी को एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया, जिसके इर्द गिर्द पूरा विलेज घूमता है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग वहां पर आके बैठने लगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई वहां पर बैठकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कुछ जगहों पर हमने डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई, जहां पर वो एक टीवी स्क्रीन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो कुछ या तो वीडियोस देख सकता है लर्निंग वाले, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से टीचर से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि रिमोट एरियाज हैं। और उसके माध्यम से वो जो लोग क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्रिमिनल गैंग्स को देखकर उनको अपना आइडियल मान रहे थे, वो फिर लर्निंग को अपना आइडियल मानने लगे, प्रिपरेशन करने को अपना आइडियल मानने लगे, और उसकी वजह से देखा गया कि क्राइम रेट 30-40% से कम हुआ। नॉट ओनली बॉडी ऑफेंस, बल्कि क्राइम अगेंस्ट विमेन, वहां पे महिलाओं को सेफ लगने लगा। तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लाइब्रेरी का बना, तो वो एक मेरा उद्देश्य था। सर अगर आप लास्ट में एस्पिरेंट को कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें तो सर प्लीज। एस्पिरेंट को, जैसे जो आपने पहले सवाल पूछा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये जो आपने डिमोटिवेशन आता है तैयारी करते समय, उस डिमोटिवेशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप की जो प्रिपरेशन है वो
लर्निंग ओरिएंटेड होनी चाहिए। जी। और आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जी। आप अगर नॉन प्लान तरीके से कोई एक आधा कोचिंग ज्वाइन कर लें या फिर कोई एक आधी किताब पढ़ने लगे और आप अगर सोचे कि मैं जैसे जैसे तैयारी करूंगा वैसे वैसे मैं सीखता जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपकी प्रिपरेशन हैफेज़ेड होगी। आप बहुत ज्यादा डरे हुए रहेंगे और बहुत ज्यादा पैनिक रहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्लान तरीके से काम करें। आप केवल बोल देने से कि मैं ब्रेव हूँ, केवल बोल देने से कि मैं स्ट्रांग हूँ, कोई आदमी स्ट्रांग नहीं होता। आपका स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपने प्लानिंग किया है, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आपको पता है कि पिछले साल के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, आपके पास लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको किताबें पता है कौन सी हैं। तो आपने कुछ भी शुरुआत करने से पहले, एग्जाम की शुरुआत करने से पहले आप ये लिख लें कि मुझे एक साल में, आने वाले साल में कौन सी किताब से क्या क्या पढ़ना है, और ये करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे किताबों के अलावा क्या क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये मैगजीन पढ़नी है, जो भी करना है आप लिख लें। और उसके बाद टाइम फ्रेम सेट कर दें, कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। ये सब आप जब प्लान करते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य आप ये रखें कि मुझे वो जो मैंने प्लान किया है अपने लिए, जो मेरा प्लान है, जो मेरा रोड मैप है, वो मुझे फॉलो करना है। फिर उसके बाद सक्सेस, फेलियर, ये सब चीजें आप इतना ज्यादा उस पर विचार ना करें, क्योंकि आप जितना विचार करेंगे उतना ज्यादा पैनिक होंगे तो आपका लर्निंग लेवल कम हो जाएगा। इसलिए लर्निंग पे आप ज्यादा ध्यान दें, अपना प्लान फॉलो करने पे ध्यान दें, और जैसे ही आप अपना प्लान फॉलो करते हैं, लर्निंग पे ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस लेवल तक चले जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दें, अपने लर्निंग पे ध्यान दें। सिलेक्शन होना नहीं होना, जीतना हारना, ये सब चीजों को दिमाग से बाहर निकाल दें। जी सर, हमें आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत पहले से ही काफ़ी लाखों एस्पिरेंट के इंस्पिरेशनल पर्सन रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो उन सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, सर से जो हमने जाना, जो हमने सीखा, ये आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।